सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो एकदम चार्ज हो जाओ, नोटबुक लेके पेन लेके साथ में बैठ जाओ। नहीं लेके बैठे हो तो जाओ ढूंढ लाओ, और लेके बैठे हो तो अच्छी बात है। और आज का जो टॉपिक है बता दूं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि यार हर टॉपिक में तो यही बोलते हो कि इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सच में इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो क्या चीज़ है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, रेनबो को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पढ़ा था डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म या थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर वो पढ़ा है, डिस्पर्सन समझा है, तो रेनबो समझ में आएगा। डिस्पर्सन नहीं समझा है कोई मतलब नहीं है, रेनबो समझ में नहीं आने वाला। तो पहले डिस्पर्सन समझ लिया है तो ही ये वीडियो देखो, अदरवाइज मत देखो। और अगर नहीं देखा तो बता दूं क्या है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 02 पुनीत तिवारी, है ना, वो वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ हमने। आज बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन, तीसरा वीडियो। तो क्या है रेनबो, तो इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम ढूंढेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, इस पूरे लेक्चर के दौरान। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स ढूंढेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस बीच में अगर मेरे दिमाग में आ गए तो मैं वो भी लिख दूंगा और वो भी ढूंढवा दूंगा तुमको। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज रेनबो, रेनबो है क्या। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। तो रेनबो क्या है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, अ नेचुरल स्पेक्ट्रम obtained या observed due to dispersion of white light by water droplets। मतलब क्या हुआ, रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमने प्रिज्म से एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था ना, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से पास करते हो तो वो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर्स में। तो वैसे ही डिस्पर्सन होता है यहां पर भी व्हाइट लाइट का, लेकिन इस बार ये डिस्पर्सन कौन करता है, ये डिस्पर्सन करता है वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्सन कराते हैं। तो वही लिखा हमने, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड या ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्सन कर देती हैं व्हाइट लाइट का, जिसकी वजह से हमको एक स्पेक्ट्रम दिखता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हम रेनबो कहते हैं। क्लियर है क्या, पक्का। सब चीजें डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, क्या डिस्पर्सन कैसे हुआ वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये रहा मेरा डस्टर, इससे मैं ये दूंगा, इसको मिटा। वाओ क्या जबरदस्त साइंस है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच फिजिकल फिनोमिनन आर रिस्पॉन्सिबल, विच फिजिकल फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व हैं, किन की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप लिखोगे क्या इसका आंसर, एक लिखोगे डिस्पर्सन, ठीक है, और एक लिखोगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये मैं समझाऊंगा अभी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये होते किस वजह से हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से ही हैं। ये हैं क्या, एक तरह का रिफ्रैक्शन ही हैं। डिस्पर्सन भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये दोनों होते हैं, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं रेनबो फॉर्मेशन के लिए। ये दोनों चीजें होती हैं इसलिए रेनबो बनता है, एक तो डिस्पर्सन, दूसरा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर आपको बोल दिया जाए रिफ्रैक्शन, अगर ऑप्शन दिया जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, which of the following physical phenomenon is responsible for rainbow formation? A dispersion, B internal reflection, C refraction, D none of this। ऐसा थोड़ी देंगे, या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नहीं देंगे भाई, तीनों रिस्पॉन्सिबल, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ गया, ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये दोनों तो भाई इसकी वजह से ही तो होते हैं, तो हम तीनों को काउंट कर सकते हैं ना उसका वजह, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हो गई कि कौन सा फिजिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, ये समझाना है मेरे को थोड़ा। डिस्पर्सन आपने ऑलरेडी समझा हुआ है, रिफ्रैक्शन आपको पता ही है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये भी मिटा देता हूँ अब मैं। देखो आपने थोड़े दिन पहले क्या है, कुछ वीडियो पहले पढ़ा था
कि रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होता है, ये मेरा नॉर्मल सपोज, ठीक है, ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा रेयरर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर होती है, ठीक है, ये मेरी लाइट, अरे ऐसे नाचते हुए क्यों आ रही है भाई, सीधा आ जाओ, ये मेरी वाइट लाइट, कोई भी लाइट यार, वाइट क्या कोई भी लाइट, ये लाइट एंटर हुई कहाँ पर, डेंसर से रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो किस तरफ बेंड होती है, किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑफ कोर्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह से बेंड होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करो, ये जो एंगल है, ये एंगल को अपन क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ना। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो ये जो आपका आर है, आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ाते हैं तो दिस इंप्लाइज आर भी बढ़ता है, मतलब इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अब आप एक रे को ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही था, ठीक है, ये इतना छोटा सा था ब्लैक वाला, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा वाला हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना चाहिए, तो ये और ज़्यादा ऐसे जाएगा, समझे। अब आप और ज़्यादा एंगल से इंसिडेंट करवाओ किसी रे को, ठीक है, तो वो हो सकता है कि ऐसा पूरा निकल जाए, ठीक है, एकदम सरफेस के पैरेलल निकल जाए। तो जितने एंगल पर, जिस एंगल पर, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना है। हाँ, अगर अपने नोट्स में लिखना चाहते हो कि फ्यूचर में अभी आपको काम लाए तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान कभी भी नुकसान नहीं करता, ठीक है, ज्ञान नेवर कॉजेस नुकसान। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बढ़ाया तो एक ऐसी वैल्यू आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू आती है, देखिए इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे passes along the boundary, देख रहे हो ना, ये बाउंड्री है ना, दोनों को सेपरेट, दो मीडियम को सेपरेट करती है, उस बाउंड्री के अलॉन्ग ही चली जाती है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पर इंसिडेंट करने से लाइट की जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो बाउंड्री के अलॉन्ग मूव करती है। या फिर ऐसा कहो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कैसे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे आपकी 90 डिग्री बना रही है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर ऐसा कह सकते हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे पासेस अलोंग द बाउंड्री, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। जिस एंगल पे ऐसा होता है, इस एंगल को हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब अगर आपने ये इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दिया, ये क्रिटिकल एंगल था ना, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको सी बताता हूँ, ये पूरा एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल। इससे और ज्यादा एंगल से अगर आपने लाइट इंसिडेंट करवा दी, अगर आपने इससे ज्यादा एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, तो आपकी लाइट अब ऐसे नहीं जाएगी, अब इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ठीक है, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आई थी। मतलब तो क्या हुआ, देखो, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। नॉर्मली क्या होता है, लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ठीक है, और जाते वक्त बेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को भेज रहे हो तो लाइट जाएगी तो सही, बेंड भी होगी, वो भी सही है। लेकिन अगर आपने लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से इंसिडेंट करवा दिया, ठीक है, लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से इंसिडेंट करवा दिया, तो वो लाइट इस मीडियम में नहीं जाएगी, वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से आई थी, ठीक है, यहां से आके रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, इस मीडियम में नहीं जा रही है। समझ में आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ना, क्यों मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहा हूं पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या पता है, कि आपने जितनी लाइट इंसिडेंट करवाई, सारी की सारी वापस उसी मीडियम में चली गई, सारी की सारी उसी मीडियम में चली गई, तो वो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कुछ लाइट इधर जाती है, कुछ लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने खाली इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहा। क्लियर है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये क्रिटिकल एंगल जो है ना, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ ग्लास और एयर है तो क्रिटिकल एंगल अलग हो जाएगा,
यहाँ वाटर और एयर है, क्रिटिकल एंगल अलग हो जाएगा, ठीक है। ग्लास और वाटर है, क्रिटिकल एंगल अलग हो जाएगा। तो अलग अलग मीडियम, ये दो मीडियम कौन से हैं उसके हिसाब से अपना क्रिटिकल एंगल डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लोड नहीं लेना है, आपको खाली इतना पता रखना है कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवा दिया तो लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ। डिस्पर्सन आपको पता ही था, तो डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। यही प्रोसेस यूज होगा रेनबो फॉर्मेशन में, ठीक है। ओके, तो वो आंसर भी हमने दे दिया, डिस्कस कर लिया। ओके, अब बात आती है किसकी? इन विच डायरेक्शन विल यू फाइंड अ रेनबो। आप रेनबो को किस डायरेक्शन में फाइंड करोगे, ठीक है। ये लिख लेना यार, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए, बाद में कभी आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ, दोबारा कभी लर्न करने बैठो या देखने बैठो। अच्छा, अब विच डायरेक्शन रेनबो विल बी फाइंड, तो इसका आंसर है ऑलवेज ऑपोजिट टू द सन। सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको रेनबो मिलेगा। मतलब ये सामने सन है तो आपको वहीं पर रेनबो देखने को नहीं मिलेगा, आपको पीछे की साइड रेनबो देखने को मिलेगा। और सन अगर आपके पीछे है तो आपको अपने सामने की तरफ रेनबो देखने को मिलेगा। मतलब इतना ध्यान रखना कि जहां सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो देखने को मिलेगा। तो देखो मॉर्निंग में रेनबो कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम अगर रेनबो मिला तो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि सन ईस्ट में होता है तो उस टाइम वो वेस्ट में देखने को मिलेगा, है ना। और अगर मॉर्निंग में इवनिंग में देखा जाए तो सन वेस्ट में होता है तो रेनबो लगभग आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन एक्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, एकदम परफेक्ट ईस्ट में थोड़ी ना सन उगता है और परफेक्ट वेस्ट में डूब जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, स्लाइटली टेढ़ा होता है। तो इतना याद रखने का कि सन के ऑपोजिट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट से नहीं, ठीक है। वो आपको पूछ सकते हैं ऐसे पूछने वाले कि भाई सन सुबह उग रहा था, सुबह के टाइम आपको रेनबो देखने की चांसेस ज़्यादा कहाँ पर है, किस रीजन में? तो वेस्ट की तरफ। शाम को कहाँ देखने के चांसेस ज़्यादा? ईस्ट की तरफ। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वैसे एक ही चीज़ याद रखना है, सन के ऑपोजिट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ऑलवेज ऑपोजिट टू द सन। सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको रेनबो देखने को मिलेगा। वो सब चीज़ें अभी डिस्कस हो जाएंगी यहाँ पर, आप सब समझ जाओगे, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल जितना बताता जा रहा हूँ थियरी उतनी ध्यान में रखते जाओ, ठीक है। हाउ रेनबो इज फाउंड, अब ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। तो मैंने एक बड़ा सुंदर सा रेनबो बनाया हुआ है, ठीक है। मैं जानता हूं मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है। अब 1 मिनट रुको, टीका लगा दिया काला, नजर ना लगे, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो जितना देखो, मैं जानता हूं तुम सबकी नजर कब से उसी पे गड़ी हुई है। तो रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं अपन, रेनबो कैसे बनेगा। तो देखो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन बनता है हमेशा, ठीक है। ये अपना सन है, सूरज दादा दूर के पुए पकाए गुड़ के। अच्छा देखो, तो ये सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो देखने को मिलेगा, है ना। अब ये बंदा नीचे खड़ा है, देखो ये चिंटू है हमारा, ये चिंटू रेनबो देख रहा है। तो आपने क्या बोला, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो देखने को मिलेगा, मतलब सन पीछे है तो रेनबो सामने की तरफ देखने को मिलेगा, है ना, पक्का। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि कोई चीज़ आप कैसे देख पाते हो, जब वहां से आने वाली लाइट आपकी आंखों में पड़े, है ना। वहां से आने वाली लाइट आपकी आंखों में पड़े तो ही आप उस चीज को देख पाओगे, है ना, अदरवाइज वो चीज नहीं देख सकते। तो ये जो रेनबो आप देख रहे हो, ये चिंटू जो रेनबो देख रहा है, कैसे देख रहा है? क्योंकि यहां से आने वाली सारी लाइटें इसकी आंखों में पड़ रही हैं। अच्छा, रेनबो है क्या? नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अच्छा, स्पेक्ट्रम है मतलब व्हाइट कलर का जो डिस्पर्सन हुआ है उसी से स्पेक्ट्रम बना है। और आपको पता है उसमें 7 कलर होते हैं, विबज्योर, है ना, है ना। सबसे ऊपर रेड बनता है, सबसे नीचे वायलेट बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट की होती है। अच्छा, रेनबो में ऐसा ही होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। ओके, प्राइमरी रेनबो की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये वायलेट वाला, ये आपको जो वायलेट बैंड दिखेगा हेयर में, ठीक है, वो वायलेट बैंड क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां से वायलेट लाइट आपकी आंखों में एंटर हो रही है। रेड बैंड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड लाइट वहां से आपकी आंखों में आके एंटर हो रही है, ठीक है। तो यहां से आने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर होंगी, इसकी वजह से आपको ये रेनबो दिखेगा। अब ये रेनबो यहां बना कैसे? सन की वजह से, ठीक है। सन से जो लाइट निकलेगी, मान लो लाइट तो ऐसे आएगी, है ना, सन की लाइट बनेगी इधर, है ना, आपके पीछे है ना सन, तो सन की लाइट आपके आगे चली जाएगी, तो आगे जाएगी तो रेनबो उधर कहीं बनेगा। तो वहां लाइट देखो गई और चली गई, समझ में आ रहा है? ये लाइट ऐसे गई और उधर चली गई, तो लाइट उधर चली गई तो आपको दिखेगी कैसे?
जब तक वहां से लाइट आपकी आंखों में नहीं आएगी आपको दिखेगी कैसे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो ये लाइट गई, सन की लाइट, इसी का डिस्पर्सन होता है, ठीक है, इसका डिस्पर्सन होता है तो रेनबो बनता है, ठीक है। अब वो रेनबो आपको कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? वो तो उधर बन गया तो नहीं दिखना चाहिए ना हमको, लाइट तो उधर चली गई, उधर कोई खड़ा होगा उसको दिखेगी, मेरे को क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी तरफ आ रही है। क्या करना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को शीशे में क्यों देख पाते हो? क्योंकि आपके ऊपर पड़ने वाली लाइट जाके शीशे पे टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आके आपके आंखों में पड़ती है, ठीक है। आपके शरीर से लाइट जाके शीशे में टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, इसलिए आप उसको देख पाते हो। अगर वो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, या एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके सरफेस से, पूरी बॉडी सरफेस जितनी लाइट गई वो तो आर पार चली गई, रिफ्लेक्ट होकर तो आई ही नहीं, तो आपको दिखेगी ही नहीं, तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी, है ना। शीशे में दिखती, रिफ्लेक्ट होकर आता है। अच्छा, तो सन से सारी रेस गई, सीधी चली गई। अगर सारी सीधी चली जाती, डिस्पर्सन होकर उधर रेनबो बन जाता, लेकिन आपको नहीं दिखता। आपको दिख रहा है, इस तरफ ही दिख रहा है वापस, इसका मतलब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां आ रही है, ठीक है। तो वही इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा ना, वही रिस्पॉन्सिबल है कि वहां से वापस इस तरफ आके आपको दिखता है। चलो उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपन, ठीक है। होगा क्या देखो, जैसे सन से व्हाइट लाइट, ये एक ड्रॉपलेट बनाया मैंने, ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, छोटे सी ड्रॉप, ठीक है। ये मेरी व्हाइट लाइट जो सन से आई है, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन। अब होगा क्या, जैसे ही ये सरफेस पर टकराएगी, वाटर सरफेस पर, ठीक है, ये जो सरफेस है वाटर का, जो ड्रॉप है ना, ये हमारा एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करता है? ये प्रिज्म की तरह। पहले तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दर, गंदा सा दिखेगा। तो ये जो ड्रॉपलेट है हमारी वाटर की, ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो जो भी व्हाइट लाइट आएगा उसका डिस्पर्सन कर देगा 7 कलर्स में, ठीक है। इतना क्लियर है? व्हाइट लाइट का इसने डिस्पर्सन कर दिया 7 कलर्स में। तो ये रहा वायलेट, ये रहा रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो विबग्योर ऐसे बनेंगे यहाँ से, है ना। मैंने सिर्फ 2 ही दिखाया है, 7 नहीं दिखाया, सिर्फ 2 ही लाइट दिखाई है, ब्लू वाली और रेड वाली, बाकी सब इसके बीच में आ गए, इतना समझ लो। क्लियर है? अच्छा, तो ये डिस्पर्सन हो गया। अब ये लाइट गई, सीधा टकराई ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पर, इस सरफेस पर लाइट का डिस्पर्सन हो गया और वो उस सरफेस पर जाकर टकरा रही है दूसरे वाले पे, ठीक है। इस सरफेस पर क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब होगा क्या देखो, यहां से जो व्हाइट लाइट आई है ना, कुछ लाइट यहां से ही चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी, कुछ लाइट अंदर जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाके डिस्पर्स होगी। अच्छा, अब ये जो लाइट यहाँ गई है डिस्पर्स होके, ये आगे पहुंची इस सरफेस पर, तो उसमें से भी, ठीक है, मान लो यहाँ से जितनी आई थी उसका कुछ हिस्सा अंदर गया, डिस्पर्स हुआ, जो डिस्पर्स हुआ उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो कुछ बाहर चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही है ना पूरा, ये बाहर चला जाएगा। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, बहुत सारी लाइट आई, ठीक है, उसमें से बहुत कम अमाउंट की लाइट का डिस्पर्सन हुआ, क्योंकि कुछ लाइट तो इधर चली गई, कुछ अमाउंट का डिस्पर्सन हुआ, और उसमें से भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो इधर से आर पार चली गई, थोड़ी सी ही टोटल इंटरनल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि कुछ लाइट चली गई है तो पूरे का तो रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है, तो कुछ का जो रिफ्लेक्शन हुआ है इंटरनल रिफ्लेक्शन वो इधर तरफ आई। क्लियर है? तो बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट इधर आती है। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, अब देखो यहाँ से रेड वाला ऊपर था, ब्लू वाला नीचे था, वायलेट वाला, ठीक है। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद देखो देख उल्टा हो गया है ना, वायलेट वाला ऊपर आ गया, रेड वाला नीचे आ गया, है ना। समझ में आ रहा है? ये ध्यान देना, ये मिस हो जाता है कई बार, ठीक है। रेड ऊपर है यहाँ पर जब डिस्पर्सन हुआ, वायलेट नीचे है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद उल्टा हो गया, वायलेट ऊपर आ गया देखो और रेड नीचे आ गया इस सरफेस पर, ठीक है। देखो 3 बार हो रहा है लाइट का इंटरेक्शन सरफेस के साथ, एक बार यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, एक बार यहाँ इंटरेक्शन हुआ, एक बार यहाँ इंटरेक्शन हुआ, 3 बार इंटरेक्शन हुआ। एक बार क्या हो गया? डिस्पर्सन हो गया, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और दूसरी बार नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। क्लियर है? डिस्पर्सन हुआ यहाँ पर क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग हुआ है, ठीक है। 1 2 पर 3 वाले पर। अब होगा क्या? अच्छा, ये क्यों होता है ये भी बता दूं थोड़ा। देखो यार, नॉर्मल सी बात है, एक परपेंडिकुलर बनाओ इस सरफेस के, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से होता है। तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ हिट कर रही है ना, उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अच्छा, और इसको देखो, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो यहाँ भी जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन से बनाओगे ना, तो ये वायलेट लाइट ऐसे जाएगी और रेड लाइट ऐसे आएगी, तो दोनों मतलब ऊपर नीचे हो गई। पहले रेड ऊपर था, वायलेट नीचे था, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, रेड नीचे आ गया, वायलेट ऊपर आ गया। अब यहाँ दोनों हिट कर रही हैं, तो फिर से थोड़ा सा बेंडिंग होगा, ठीक है। बेंडिंग कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे, देखो यहाँ पर अपन नॉर्मल बना लेते हैं, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। नॉर्मल समझते हो ना क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये छोटे से सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे, ऐसे ही बनेगा ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर टकराई है ना, और ये नॉर्मल है तुम्हारा। तो अब ये क्या, डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब वाटर में से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है ना। तो ये नॉर्मल है, ये लाइट को कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए। सीधा पाथ उसका ऐसा होता, राइट, सीधा उसका पाथ ये वाला होता, लेकिन वो बैंड होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो नॉर्मल बनाया हमने, ये रेड लाइट इधर आई, ये नॉर्मल है हमारा, ये भी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसको भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होना चाहिए, यानी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर आई, क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो ये चिंटू ने तो रेनबो इस तरह से देखा, अब अपन समझाते हैं कि ये कैसे होगा। देखो अब मैं थोड़ा चिंटू को यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड लाइट इधर आई और ये ब्लू वाली लाइट यानी कि वायलेट लाइट इधर आई, ठीक है। अब देखो यहाँ होगा क्या कि जैसे ये रेड लाइट इधर जा रही है ना, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी खड़ा है, ऑब्जर्वर है, जिसकी आंखों में ये रेड लाइट जाके एंटर हो रही है, ठीक है। इसकी आंखों में ये रेड लाइट एंटर हुई, समझ में आया। तो इस ड्रॉप से रेड लाइट इसकी आंखों में जाकर एंटर हुई, तो इसको ये जो ड्रॉप है ये रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। ये ड्रॉप इसको रेड कलर का दिखेगा। तो मैं उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सपोज इसी का मैं यहाँ पर अरेंजमेंट बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ वो ये ऑब्जर्वर, यही ऑब्जर्वर, सेम ऑब्जर्वर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ड्रॉप है वो मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये ड्रॉप पूरा इस बंदे को रेड कलर का दिखेगा, बस समझ में आया। इस ड्रॉप से जो वायलेट लाइट निकली है ये इसके ऊपर से चली गई है, ठीक है। इसके ऊपर चली गई, उसके वायलेट लाइट नहीं दिखेगी। और इस रेड से लेके वायलेट के जितनी लाइटें बन रही हैं, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, इसमें से कोई भी लाइट इसको नहीं दिखने वाली है, क्योंकि ये सारी लाइटें इसकी आई लेवल से अलग लेवल पर हैं, ठीक है। क्योंकि इनका एंगल ऐसा बन रहा है, आपस में ऐसा सेपरेशन हुआ है, दूर दूर सेपरेट होती हैं, अलग अलग सेपरेट होती हैं, ऐसे अलग अलग दूर दूर। तो इतना दूर दूर सेपरेट हुई है कि इसको यहाँ रेड से थोड़े ही दूर पर ऑरेंज होगा, बट इसको वो ऑरेंज नहीं दिखेगा, येलो नहीं दिखेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ रेड दिखेगा, क्लियर है। तो एक ड्रॉप इसको रेडिश कलर का दिखेगा, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब होगा क्या कि ऐसे ही, ये तो एक ड्रॉप की बात हुई, ऐसे इस लाइन में जितने भी ड्रॉप आएंगे, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो इस लाइन में जिस एक ड्रॉप मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया ना, मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पर ये ड्रॉप लिया, इस ड्रॉप से सपोज रेड लाइट आ रहा है, तो इससे इसके सीधा स्ट्रेट लाइन में जितने भी ड्रॉप्स पड़ेंगे वो सारे ड्रॉप्स इस बंदे को सिर्फ रेड दिखेंगे, यानी यहां से सिर्फ रेड लाइट इसकी आंखों में एंटर होंगी। इन सब की बाकी लाइट्स जो है इसके आई लेवल से ऊपर से निकल जाएंगी, इसको वो लाइट नहीं दिखेगी, क्लियर है, पक्का, सच्ची। अच्छा, अब ऐसा ही एक ड्रॉप नीचे होगा और नीचे नीचे भी बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैं एक ड्रॉप लेता हूं दूसरा, ठीक है, एक दूसरा ड्रॉप लेता हूं मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब देख रहे हो ना, अब ये ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ये ड्रॉप्स में देखो फाइनली देखो रेनबो कैसे दिखता है, नीचे वायलेट दिखता है, ऊपर रेड दिखता है, यही होता है ना। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन देखो कि ड्रॉप से जो बाहर निकल रहा है, तो ऊपर वायलेट जा रहा है, नीचे रेड जा रहा है ना, ऊपर वायलेट है, नीचे रेड है। तो देखो ये नीचे कोई एक ऐसा ड्रॉप होगा, ठीक है, कोई तो एक ऐसा ड्रॉप होगा जिसकी वायलेट लाइट इसकी आंखों में पड़े, मानते हो मेरी बात, हाँ नहीं हो सकता है ना। देखो रेड है, तो रेड के ऊपर देखो, रेड में ये जो ड्रॉप था यहाँ के 7 कलर बने थे, लेकिन इस 7 कलर में से 6 कलर तो ऊपर से चले गए इसकी आंखों के, तो उसको नहीं दिखे, इसको सिर्फ रेड कलर दिखा, ठीक है। और एक ड्रॉप नीचे, थोड़ा नीचे लिया मैंने ऐसा एक ड्रॉप, इस ड्रॉप में भी से भी 7 कलर निकले होंगे, ठीक है, यहां से भी 7 कलर निकले होंगे, वही बना दूं मैं, ठीक है, ऐसा बनाओ थोड़ा, रेड से लेके पूरे, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, पूरा, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यहाँ पूरे बीच में सब कलर्स मिले होंगे। लेकिन इसमें ये ऐसे एंगल पर है कि यहाँ से सिर्फ वायलेट लाइट इसकी आंखों में एंटर हुई,
बाकी वायलेट के नीचे की जितनी लाइट थी वो सब इसकी आंखों के नीचे के लेवल से चली गई, ठीक है, सिर्फ वायलेट लाइट इसको देखने को मिली। क्लियर है? तो ये ऊपर वाला जो ड्रॉपलेट था उसकी सिर्फ रेड लाइट इसकी आंखों में एंटर हुई तो उसको रेड दिखेंगे सारे ड्रॉप्स, ठीक है, उस रास्ते में जितने ड्रॉप्स आ रहे हैं वो भी सब रेड दिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक दूसरा ड्रॉप हमने कंसिडर किया नीचे की तरफ, जहां से वहां से भी 7 कलर तो निकले हैं, लेकिन सिर्फ वायलेट ही इसकी आंखों में एंटर हो पाएगा क्योंकि ये ऐसे एंगल पर है, इसके नीचे के जितने भी लाइट्स हैं वो सारे लाइट्स इसकी आंखों में नहीं जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ वायलेट लाइट की। अच्छा, अब इस रास्ते में जितनी भी मतलब जितने भी बबल्स बनेंगे स्ट्रेट पाथ पर वो सारे इसको ब्लू दिखेंगे या वायलेट दिखेंगे, सॉरी मैं वायलेट की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे ड्रॉपलेट्स इसको वायलेट दिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से सिर्फ वायलेट, इसने भी वायलेट भेजा, इसने भी वायलेट भेजा, इसने भी वायलेट भेजा, इन सब ने वायलेट लाइट भेजा इसकी तरफ। यहाँ सारे लाइन में जितने थे सबने रेड लाइट मतलब रेड कलर की लाइट भेजी। अच्छा, अब इस बीच में, ठीक है, ये वायलेट से लेके रेड के बीच में और भी बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे, है ना, समझ में आ रहा है? तो वैसे ये वायलेट है, इसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रॉप्स होंगे लाइन से जो इंडिगो कलर भेजेंगे, यहाँ से बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, जो ब्लू कलर भेजेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स होंगे जो ग्रीन कलर भेजेंगे, तो ऐसे पूरा एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो इस ये पूरे रेड वालों के वैसे एक रेड लाइन दिखेगी, उसके नीचे पूरे कौन से कलर के मिलेंगे, ऑरेंज कलर के मिलेंगे तो ऑरेंज कलर की लाइन दिखेगी, उसके नीचे बहुत सारे कौन से कलर के मिलेंगे हमको, येलो, तो येलो लाइन दिखेगी, उसके बाद मिलेगा कौन सा, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो मेरे पास वायलेट और मतलब ब्लू तो है लेकिन उसको मैं वायलेट की तरह यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वायलेट और ये रेड, समझ में आया? ऐसा आपको रेनबो देखने को मिलता है, समझ में आया? पक्का? तो हो क्या रहा है ड्रॉप्स के अंदर डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसका जो रिफ्लेक्शन कैसे से लाइट अलग अलग एंगल्स पर निकलती हैं, ठीक है, पर आपकी अपनी पोजीशन है ऐसी, ठीक है, कि ऊपर वाले ड्रॉप से रेड दिख रहा है और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो अलग अलग कलर यानी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे अलग अलग कलर्स, लाइन्स, ऐसे पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है? पक्का? सच्ची? अच्छा, अब मैं ऐसा कहूँ देखो, खाली ये पीछे वाले ड्रॉप्स को कंसिडर करते हैं अपन, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, सॉरी ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है, वायलेट, ठीक है। तो इन सब ड्रॉपलेट्स ने जो ये सीक्वेंस में बन रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने एक रेनबो बनाया, ऐसा बोलेंगे, एक रेनबो बनाया, है ना, इन सब ने एक एक रेनबो बनाया, है ना। अब यहाँ दूसरे ड्रॉप्स जो इनके पहले पड़ेंगे वो भी एक रेनबो बनाएंगे, समझ में आ रहा है? सब छोड़ दो, खाली पीछे के ड्रॉप्स देखो, ऊपर से नीचे तक ऐसे 7 ड्रॉप्स कंसीडर करो, ऐसे 7 ड्रॉप्स ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ठीक है। तो वो 7 ड्रॉप्स है, उन 7 ने मिलकर एक बैंड दिखा दिया आपको, एक स्पेक्ट्रम दिखा दिया, ठीक है, 7 कलर। अब उसके आगे उनसे जस्ट आगे वही सेम लाइन में 7 और ड्रॉप्स होंगे, वो भी रेनबो बनाएंगे। उनसे जस्ट आगे और 7 ड्रॉप्स होंगे, वो भी सेम रेनबो बनाएंगे। उससे जस्ट आगे मतलब आपको दिख तो रेनबो बहुत दूर रहा है ना, लेकिन रेनबो सिर्फ वहां पर नहीं होता, रेनबो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको भले उसकी पोजीशनिंग दूर दिखती है, ठीक है, पर वहां से लेके आप तक हर जगह बीच में रेनबो बना हुआ है। अच्छा, आप बोलोगे कि तो ये 7 ही ड्रॉप रेनबो बनाते हैं, मतलब 7 उसके आगे 7 उसके आगे 7 उसके आगे 7, नहीं, तो मतलब कुल मिला के सिर्फ 7 ड्रॉप से हमको रेनबो दिख जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझाऊं, अभी फिलहाल इसी हिसाब से समझ लो, ठीक है। अगर आप डिटेल में समझोगे तो होगा क्या कि वहां पर देखो ड्रॉपलेट्स बहुत पास होते हैं, है ना, बहुत सारे पास और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये बहुत सारे पास में होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट एक ही क्लस्टर से, एक मतलब झुंड में समझो, एक क्लस्टर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एकदम पास में, तो ये सारे के सारे आपको रेड लाइट भेज रहे हैं। उसके थोड़ा सा नीचे एक क्लस्टर में बहुत सारे मतलब ड्रॉपलेट्स हैं, वो सब आपको ऑरेंज लाइट भेज रहे हैं। उसके नीचे क्लस्टर में बहुत सारे येलो मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो आपको येलो लाइट भेज रहे हैं, तो ऐसा समझना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रेनबो का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। हमेशा सन के ऑपोजिट, क्योंकि सन से लाइट जाएगी वहां पर, डिस्पर्सन होगा, फिर रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर आपकी तरफ आती है, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन, सन के अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि बारिश में ही आपको रेनबो देखने को मिले, वाटरफॉल वगैरह में भी आपको रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाटर बहुत तेज से गिरता है वाटरफॉल में, तो उसके आसपास ड्रॉपलेट्स बहुत सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रेनबो फॉर्मेशन की। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रही बात क्वेश्चन आंसर के हिसाब से लिखने के लिए, तो आपको बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है, ये लिखना है, और टेक्स्ट बुक में 3-4 लाइन लिखी है मुश्किल से, ठीक है। क्या लिखना है, रेनबो इज फॉर्म डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, विच फॉलोइंग फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल, विच फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल,
डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें आपको ना, ये जो मैंने समझाया ना, ये जितना इतना डिटेल में समझाया ना मैंने कि अलग अलग लाइन से ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने आपको डिटेल में, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, अगर देखो नॉर्मली बता देता ना मैं तो भी तुम समझ जाते, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं इतना बोल देता डिस्पर्सन होता है बच्चों देखो, फिर रिफ्लेक्शन होता है और ऐसे आता है तो आपको एक रेनबो दिख जाता है। लेकिन ना बच्चों के दिमाग में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हो सकता है, ये क्या होता है, इतने सारे ड्रॉपलेट्स होती हैं तो एक ही रेनबो क्यों दिखता है, समझ आया। तो वो सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने थे, इसलिए मैंने इतना डिटेल में ले लिया, ठीक है। अदरवाइज आपको जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेनबो का शेप कैसा होता है, रेनबो का शेप कैसा होगा, है ना। अपन ने रेनबो हमेशा जब भी देखा होगा तुमने, रेनबो ऐसा ही देखा होगा, है ना, सेम ही सर्कल के शेप में, है ना। लेकिन रेनबो सेमी सर्कुलर शेप में नहीं होता, रेनबो पूरा सर्कल होता है, ठीक है। हमको दिखता बस कुछ हिस्सा है, क्यों पता है, क्योंकि बाकी हिस्सा होराइजन के नीचे ढक जाता है, ठीक है। आप अपने आंखों से देखते हो तो आपको आसमान जमीन को टच करता हुआ दिखता है ना, तो जहां जमीन और आसमान टच करते हैं उसको हम होराइजन कहते हैं, है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि उसके नीचे का कर्वेचर अपन देख नहीं पाते, इसका मतलब थोड़ी कि वहां नीचे जमीन नहीं है या उस तरफ आसमान नहीं, आसमान तो वैसे है ही नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन स्पेस तो है ना, तो वो आपको आगे तक एक ही मतलब दूर तक दिखता है, उसके आगे नीचे ऐसा लगता है कि गायब हो गया, तो नीचे गायब तो नहीं हुआ। अब जितना आगे जाओगे आपको वैसे ही दिखता जाएगा, पूरा अर्थ तो गोल है ना, समझ में आ रहा है। तो पूरा गोल नहीं देख सकते आप, एक पर्टिकुलर सेक्शन देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो तो आप यहीं तक देख सकते हो, इधर का हिस्सा नहीं देख सकते, तो आपके लिए ये वाला हिस्सा होराइजन हो गया, ठीक है। तो वैसा ही होता है कि रेनबो बनता तो पूरा गोल है, लेकिन बीच में होराइजन आ जाने की वजह से नीचे का हिस्सा आपको नहीं दिखता। अगर आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाओगे तो आपको ज़्यादा बड़ा रेनबो देखने को मिलेगा, ज़्यादा बेंड देखने को मिलेगा। अगर आप एरोप्लेन वगैरह में हो तो हो सकता है आपको पूरा गोल रेनबो देखने को मिल जाए, समझ में आया। तो रेनबो एक्चुअली पूरा सर्कल शेप में होता है। क्लियर है, पक्का। इंद्रधनुष, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए, और क्या बोलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय सी यू और जय हिंद।